मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल। तो चलिए आज हम अपना जो चैप्टर है नरेशन का उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने स्पेशल रूल्स में सीखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त यदि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो उनको कैसे चेंज करना है। उससे पहले हम जनरल रूल्स पर भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी ज़रूरी है क्योंकि जनरल रूल्स तो सभी जगह फॉलो होते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमने स्पेशल रूल्स जो बच्चों के लिए बनाए हैं वो आपने देखे होंगे। हमने सिर्फ अभी तक असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर हो तो तब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसके रूल्स हमने आपको एक वीडियो बना के दी है। उससे आगे आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने से पहले आपने देखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो होते कौन से हैं। सामान्यतः इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस आदि का बोध होता है। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर ये सभी का बोध हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सिट डाउन, कीप क्वाइट, हेल्प मी, गो देयर, कम हेयर, शट द डोर, ओपन द विंडो। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें क्या किया जाता है, इसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है। जैसे टीचर है, बच्चे को क्या कहेगा, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर जाओ। जो टीचर है वो बच्चे को क्या देता है, ये ऑर्डर देता है। इसी तरह से यदि किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्या कहेगा, प्लीज़ हेल्प मी। अब ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसे कोई किसी से रिक्वेस्ट करेगा, कोई किसी को एडवाइस करेगा, कोई किसी को प्रे करेगा, कोई किसी से बैक करेगा, कोई किसी को सुझाव दे। ये सभी सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब बात आती है, अब जब इन्वर्टेड कोमा यानी रिपोर्टेड स्पीच, बात को समझिए, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें दो पार्ट हमने आपको सिखाए हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें दो पार्ट आपको सिखाए हैं। कौन कौन से? एक बाहर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और एक अंदर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बात करें हम जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाले भाग में इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिनको हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, अब जो बाहर वाला पार्ट है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला जो पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसमें से, सेज या सेड को रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेंटेंस के अर्थ के आधार पर बदला जाता है। ये बात आपने बहुत ध्यान से समझनी है। जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस का अर्थ प्रार्थना करना हो तो से को रिक्वेस्ट, सेज को रिक्वेस्ट्स और शेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। अब ये बात ध्यान से कैसे समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब तो है हमारा बाहर वाला पार्ट, इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला, जिसमें से, सेज या सेड होते हैं, और उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला पार्ट में जो सेंटेंस है उसके अर्थ को देखना होगा, उसके आधार पर बदला जाएगा। अब ये क्या बात हुई, आइए इसको भी समझने के लिए हम आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल से आप और अच्छे से इसको समझ जाएंगे। देखिए जैसे देखो, अभी द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, अब प्रिंसिपल ने पियोन से कहा। अब ये सेड टू है रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी। बाहर वाला भाग जो रिपोर्टिंग वर्ब उसमें ये रिपोर्ट, इसको चेंज करने की बात करें हम कि इसको से, सेज या सेड को कैसे बदलेंगे। उसके लिए अंदर वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है इसके अर्थ के आधार पर अब जो टीचर है, प्रिंसिपल है, वो पियोन से क्या कहेगा, गो अवे एट वंस, एकदम से यहाँ से जाओ, तो वो ऑर्डर देगा ना। तो उसी के हिसाब से सेड टू को द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड टू द पियोन
और इन्वर्टेड कोमा को उठा के लगा दिया टू गो अवे एट वंस, वो आगे की बात है, सिर्फ मैं ये चेंज करने की बात कह रहा हूँ। अब स्टूडेंट हैं जो वो डायरेक्टर से कहते हैं सर प्लीज़, अब यहीं से हम समझ गए ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज, मुझे 5 दिन की छुट्टी दीजिए, यहाँ से हम समझ गए तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो इस अर्थ के आधार पर हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ये देखिए रिक्वेस्टेड। अब देखिए इस सेंटेंस का जो भी भाव आ रहा है उसी के आधार पर हम रिपोर्ट, इस सेंटेंस का भाव क्या आ रहा था, और आदेश का तो ऑर्डर आ गया, इसका भाव रिक्वेस्ट कह रहे हैं तो रिक्वेस्टेड आ गया। तो यही चीज़ें मैंने आपको समझानी थी जो अभी हमने देखा, अभी क्या देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है से, सेड और जो भी है हमारे पास, ये अभी हमने पढ़ा था क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब, से, सेज या सैड को रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त सेंटेंस के अर्थ के आधार पर बदला जाता है। ये बात मैं समझाना चाहता था आपको। रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ प्रार्थना करना हो तो वही प्रार्थना अगर की जाए, जैसे वो सर प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर, वो प्रार्थना कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको रिक्वेस्ट अगर से होता तो रिक्वेस्ट में, सेज होता तो रिक्वेस्ट, सैड है तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अब देखिए इसी तरह यदि इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ आदेश में हो तो से को ऑर्डर में, सेज को ऑर्डर्स में और सैड को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। और इसी तरह यदि भीख मांगने के अर्थ में तो से को यानी याचना, भीख मांगना, विनती, बहुत गिड़गिड़ाना, तो से को बैग में, सेज को बैग्स में और सैड को बैग्ड में चेंज करेंगे। भाई ये सारे चेंज करने के तरीके हमें इंपेरेटिव सेंटेंस के अर्थ के भाव से आते हैं। जैसे अभी पीछे समझा कि जो से, सेज या सैड है उसको बदलेंगे कैसे, ये एक ही नहीं बदला जाता, ये अलग अलग यूज होते हैं, यानी भाव के हिसाब से इंपेरेटिव सेंटेंस का अर्थ का भाव क्या आ रहा है उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज होती हैं। सारी आपने लिख लेनी है। इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंस के अर्थ के आधार पर से को, और कभी आदेश का आए तो कमांड में, चेतावनी का आए तो वार्न, सुझाव का है तो सुजेस्ट, सलाह का है तो एडवाइस। इसी तरह से को इस तरह से चेंज करेंगे। अगर सेज है और इंपेरेटिव सेंटेंस का भाव कमांड में आ रहा है तो कमांड्स, क्योंकि सेज है ना इसलिए कमांड्स, या अगर चेतावनी का भाव है तो वार्न्स में से को, सजेस्ट और एडवाइस ये बिल्कुल सेम है। अगर से आए तो इनमें चेंज करेंगे। वो देख लेंगे यदि आदेश का भाव है तो कमांड में बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी लगाने हैं। वो देखेंगे अगर चेतावनी दी जा रही है तो वॉर्न लगाएंगे, अगर सुझाव दिया जा रहा है या सलाह दी जा रही है तो ये लगाएंगे। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये चारों कब लगाएंगे, ये चारों में देखिए जैसे से आया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आ रहा हो तो इन्हीं को एस लगा के लगा देंगे। वो देखेंगे अर्थ क्या है सेंटेंस का। अगर सैड आ रहा है तो भाई कमांडेड, वार्नड, सजेस्टेड और एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। और इसी तरह सेज को धमकी यदि सेंटेंस का भाव है तो थ्रेटन, और विनती अगर भाव है तो अर्ज में। इस सेज आया तो थ्रेटन्स, अर्ज, और सैड को थ्रेटन्ड और अर्ज में चेंज करते हैं। थोड़ा लंबा चलेगा इसलिए, लेकिन याद हो जाएगा, कोई मुश्किल है। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस से कोई भी भाव स्पष्ट समझ न आए, ये चीज़ आपने ध्यान देखनी है कि कोई भी भाव आपको स्पष्ट समझ में ना आए तो रिपोर्टिंग वर्ब से को आस्क या टेल में, सेज को आस्क या टेल्स में, और सैड को आस्क या टोल्ड में बदला जाता है। बस यही चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आइए अब समझ लेते हैं इन वर्ब के हिंदी मीनिंग देख लेते हैं वो क्या होते हैं। अगर बैग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना, याचना करना। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा देना, यानी आप समझ गए होंगे आज्ञा देना किसी को। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना। वार्न चेतावनी देना, थ्रेटन धमकी देना, अर्ज विनती करना, और कमांड आदेश देना, अधिकार रखना। अब ये भाव हमें कहाँ मिलेंगे, इन्वर्टेड स्पीच के अंदर। जब ये भाव आ रहे हो ना तो इनके भावों के हिसाब से ही हम इनमें चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। समझ गए ना आप, बस यही चीज़ ध्यान देनी है आपने। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2। अब कुछ रूल इसके भी हैं जो हम पढ़ रहे हैं। एक रूल हमने पढ़ लिया, सेकंड रूल देखिए, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। भाई इफ या वेदर वगैरह नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमाज के भीतर,
अब ये बात समझनी है, इन्वर्टेड कोमाज के भीतर यानी रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन का रूप में कोई नाउन आ रहा हो, अब समझिए उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब ये क्या बात है, ये भी हम आपको समझा देंगे, ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहे या न रहे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करें। यानी ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो ऑब्जेक्ट, ये कहाँ की बात है, रिपोर्टिंग वर्ब की बाहर वाला पार्ट में, जो बाहर वाला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, यदि उसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना भी हो नहीं तो आपने इनडायरेक्ट बनाते समय वहाँ आपने अंडरस्टूड हो जाना कि ऑब्जेक्ट आपने प्रयोग करना है। दूसरी बात, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर संबोधन का रूप में नाउन दे दिया और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो संबोधन वाला नाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये देखिए, माई फादर सैड, मेरे पिताजी ने कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब अपनी और ये रिपोर्ट है। अब देखिए, माई फादर सैड, मेरे पिता ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, बीने, ये संबोधित शब्द है भाई, संबोधित, इसी की बात कर रहा वो। ये देखिए, अभी हमने आपको बताया है कि इन्वर्टेड कोमाज के भीतर संबोधन का रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो तो उसे, इसी की बात कर रहा है, इसी की, यही तो है वो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर संबोधन के रूप में। इसको आपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेना है, यानी इसको आपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी सेट टू के बाद बीने है फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू होगा। ये ऐसे दे दिया तो देखिए, जैसे अब इसको कन्वर्ट करें, माय फादर सैड को बदल दिया भाई आस्क्ड में। ये बताया था ना, जब कोई भी बात समझ में नहीं आवा है तो भैया आपने उसको आस्क्ड में या टोल्ड में या आस्क या टेल्स में चेंज कर लेना। माय फादर आस्क्ड बीने, अब ये ऑब्जेक्ट है भाई बीने, सैड के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट है ये, रिपोर्टिंग वर्ब का बाहर वाली का, लेकिन ये अंदर लिख देते हैं कई बार संबोधन के तौर पर, इसलिए ये बात समझाना चाहता हूँ। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को उठा के टू, और टू के बाद डू एज आई बदल जाएगा भाई फर्स्ट पर्सन, माई फादर जो है ही के अनुसार, समझ गए भाई, ही के अनुसार, तो ही सैड ऐसे चेंज हो गया, ये समझ गए होंगे ना। ओके, अब ये बातें आपको समझ में आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो तो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में उसको समझ लेना है कि करना है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, प्लीज, काइंडली, सर और मैडम अगर आ जाएं तो इनको हटा देना है आपने। प्लीज और काइंडली तो हट जाएगा, उसके नाम का कुछ नहीं आएगा, लेकिन सर और मैडम हट जाएंगे और उनके स्थान पर हम रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। ये रिस्पेक्टफुली कहाँ लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, जो बाहर वाला पार्ट है ना रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद। अब उसके बाद भी कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे, के बाद। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो भाई फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब से साथ ही इसका प्रयोग कर लेंगे। बाकी ज़रूरत के मुताबिक जनरल रूल्स फॉलो करेंगे। जनरल रूल्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उधर से भी देख सकते हैं। अब आइए इसको कुछ समझ लेते हैं कि कैसे। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सी सैड। अब इधर देखिए, सी सैड उसने कहा, इसमें क्या नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इसमें ऑब्जेक्ट है भी है, कौन सा है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर संबोधन का रूप में नाउन आ रहा हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ये पढ़ा था ना अभी। तो यदि इसको हम ऑब्जेक्ट माने या ना माने वो बात नहीं है। ही सी सैड हमने चेंज किया, सी सैड, और मैडम, मैडम को हटा देंगे लेकिन मैडम के नाम का रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। देखिए, इसमें और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ही रिस्पेक्टफुली लगा देना, और ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लगेगा। सी सैड टू मी, ऐसा भी हो सकता है, सी सैड टू मी रिस्पेक्टफुली, उसने मुझसे सम्मानपूर्वक कहा, फिर उसके बाद मी के बाद यानी ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यही ऑब्जेक्ट है हमारा, इसलिए इसको हटा देंगे और वर्ब के बाद ही रिस्पेक्टफुली लगा देंगे। दैट, दैट क्यों लगाया इन्वर्टेड कोमा को उठा के, आई हैव अ टीवी सेट, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दैट सी हैड अ
टीवी सेट। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, और था तो सिर्फ मैडम वाला ही था जो हमने हटा देना है, हटा दिया था, जो हमने हटा देना था इसलिए हटा दिया। लेकिन यहाँ क्या है, ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा सर काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी काइंडली सहायता प्रदान करें। तो ही, अब ये सर से कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर, ये आ गया ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सर हट जाएगा, और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के टू लगा देंगे, और हेल्प मी हो जाएगा, काइंडली और सर हट जाते हैं। ये हमने अभी आपको सिखाया है, तो आपको समझ आया होगा ये अच्छी तरह से। ये जो बातें अभी हमने यहाँ आपको बताई हैं, एक बार आप इनको लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो आपको याद हो जाएंगे ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल है, इनको देख लेते हैं। ही सेड टू पंकज सिट डाउन। अब देखिए यहाँ कोई भी भाव समझ में नहीं आ रहा कि उसने पंकज से कहा, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में या फिर आस्क्ड में चेंज कर लेंगे। ही टोल्ड पंकज, इन्वर्टेड कॉमा को उठा के लगा दिया टू, और सिट डाउन, ऐसे कैसा चेंज हो गया भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने बच्चों से कहा कीप क्वाइट, चुप रहो। अब यहाँ से देखिए, टीचर बच्चों को यदि कहता है कीप क्वाइट, ये एक वैसे भी हो सकता है और ये एक ऑर्डर भी हो सकता है। तो हम इसको द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट या द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू कीप क्वाइट, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ साफ साफ रिक्वेस्ट समझ में आ रही है, उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरी सहायता। अब रिक्वेस्ट कर रहा तो सेड टू को हम, सेड टू आया है तो रिक्वेस्टेड, अगर यहाँ सेज आया हो तो रिक्वेस्ट, अगर यहाँ से आया हो तो रिक्वेस्ट, ऐसे चेंज करने। अब सेड टू आया तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर लिया, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा उठा के टू, और प्लीज हट जाएगा भाई, ये हमने बताया, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये हट जाते हैं। और सर और मैडम का तो रिस्पेक्टफुली भी आ जाता ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ अगर होता तो, लेकिन यहाँ प्लीज हट जाएगा और टू हेल्प मी ऐसे कहा, ऐसा ये हो जाएगा। तो समझ आया होगा बच्चों आपको। चलो आगे देखिए, अब बात करते हैं नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस समझिए, नेगेटिव जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, अब अभी जो हमने सीखा वो नेगेटिव नहीं थे, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीख रहे थे हम। सामान्यतः नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस जो वो डू नॉट से शुरू होते हैं भाई, यानी जैसे डोंट मेक अ नॉइज, डोंट गो आउट, डोंट टच वायर, तार को मत छुओ, बाहर मत जाओ, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो, यानी ये सारे डोंट, डू नॉट से शुरू होते हैं। तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी से, सेज या सेड को अर्थ के मुताबिक आस्क, आस्क, आस्क्ड या टेल, टेल्स या टोल्ड में बदला जाता है। इन्वर्टेड कोमा को हटा के नोट टू का प्रयोग किया जाता है, यानी टू से पहले नोट लगाया जाता है भाई, ये ध्यान रखनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो जब उसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे तो सेज, सेज या सेड को तो आप आस्क, आस्क, आस्क्ड या टेल, टेल्स, टोल्ड या फिर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, जो भी भाव आ रहा है उसमें बदलेंगे। लेकिन इन्वर्टेड कोमा को उठा के नोट टू करेंगे, समझ गए ना आप, यानी जो नोट आना ना इंपेरेटिव सेंटेंस का वो टू से पहले आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, और उसके आगे ये आपने नोट टू, ऐसे टू लगाना है, ठीक है भाई। और अगर दूसरा नियम भी है, क्या है, इसके अतिरिक्त रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को आप सीधा किस में बदल सकते हैं, फॉरबिड में, अगर से है, अगर सेज है तो फॉरबिड्स में, अगर सैड है तो फॉरबिड में बदल सकते हैं। लेकिन फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर केवल टू लगाना है, नोट का प्रयोग नहीं करना, फिर नोट नहीं लगाना, क्योंकि नोट इन्हीं में इंक्लूड हो गया, फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबिड में। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, ही सेड टू मी डू नॉट ओपन द डोर, ये जो है डू नॉट से शुरू हो रहे हैं ना सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये हम बदलेंगे ही आस्क्ड मी
और इन्वर्टेड कोमा को उठा के नॉट टू लगाते हैं। अभी बताया था ना, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में, टोल्ड में, आस्क या टेल या आस्क टेल्स ऐसे चेंज करते हैं तो हम नॉट टू लगाते हैं। नॉट टू ओपन द डोर, ये नॉट टू से पहले लगाना, मैं ये कहना चाहता था। और यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हो फॉरबेड में, जैसे नीचे किया गया, ही फॉरबेड मी, फिर नोट नहीं लगाना, अकेला टू ओपन द डोर। ये दोनों नियम अभी हमने आपको ऐसे ही समझाए हैं। और देख लीजिए क्या है, ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। ही सेड टू मी डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब यहाँ भी डोंट आया तो इसको भी आप ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, या फिर ही फॉरबेड मी टू डिस्टर्ब हिम। ये मी जो है फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदल जाएगा। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये मी जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन हमारा आई का मी और माई, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। और हमारा ही का क्या हो जाएगा, ही, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, और पजेसिव हिज। अब देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन हो तो उसको फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट का भी वही केस लेंगे जो ये खुद केस है। ये खुद क्या केस है, ये खुद ऑब्जेक्टिव केस है, मी। ये देखिए आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो हम जिसके अनुसार इसको बदलेंगे, इसको किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही है ना सब्जेक्ट हमारा, ही। तो ही का क्या बनेगा, ही का भी हमने वही केस लेना जो ये मी खुद है। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस बन गया हिम, इसलिए हमने लगा दिया हिम। तो ये बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो चलिए, आपको ये सभी रूल्स क्या करने हैं भाई, लिखने हैं अपनी कॉपी में, रिवाइज करने, इनको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। रिवाइज करने के बाद कॉपी में लिखना है। और अभी में लेट वाले जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो लेट से शुरू होते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होते हैं, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना, उनकी वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास उपलब्ध होगी। तो ठीक है, आज आप ये पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।